जब तो हम ट्रेनिंग में होते हैं तो 100% आइडियलिज्म को सीखते हैं कि दिस इज़ आइडियल, ये सिस्टम आइडियल हो सकता है। फील्ड में आते हैं तो सिस्टम आइडियलिज्म से काफ़ी नीचे दिखता है। पुलिस अपनी ड्यूटी करे, जो रूल बाउंड ड्यूटी है उसको ईमानदारी से करे, अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट करते हुए उन क्रिमिनल के साथ उनको कम्पीट करके उनको जीत। तो ये एक रेस चलती है जिसमें एनफोर्समेंट एजेंसी को जीतना ही पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं 2009 बैच का यूपी कैडर का आईपीएस अधिकारी हूँ और वर्तमान में डीआईजी साइबर क्राइम लखनऊ के पद पे तैनात हूँ। मूलतः मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के एक ज़िले हनुमानगढ़ के छोटे से गांव में हमारा घर है और किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और बचपन से हम लोगों ने गांव में खेतीबाड़ी का ही काम किया है और वहीं गांव में ही मेरी स्कूली शिक्षा शुरू हुई थी। धीरे धीरे जब शिक्षा में आगे बढ़े तब तक कोई आइडिया नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है, कोई गाइडेंस नहीं थी क्योंकि ग्रामीण लेवल पे तब इतनी सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी। 7 साल की उम्र से मुझे क्लियर कट याद है, मुझे यह था कि मुझे पुलिस वाला बनना है। ये रैंक नहीं पता था कि सिपाही कौन होता है, एसपी क्या होता है, कुछ नहीं पता था, लेकिन था ये कि पुलिस वाला बनना है। अब ये कैसे इंस्पायर हुआ आया पता नहीं, बच्चा था लेकिन तब से फिक्स था। और इसी वजह से जब यूपीएससी में सर्विस चॉइस देनी होती है तो जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल मैंने आईपीएस अकेली ही चॉइस दी थी, बाकी सारी सर्विसेज की चॉइस को 0-0 कर दिया था। आईएएस आईआरएस क्योंकि ये अकेली चॉइस रखी थी, क्योंकि बनना पुलिस ऑफिसर था, ये मन में था। ये भी कारण नहीं है कि किसी दूसरी सर्विस को हीन समझता हूँ या उस सर्विस के लायक नहीं, ऐसा नहीं है। चॉइस का मामला है कि मेरा मन ये है कि मैं इस सर्विस में कंट्रीब्यूशन दूँ। बचपन से कैसे था, मतलब स्टिल आई एम, मतलब खुद कभी कभी इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि कैसे एक 7 साल का बच्चा जिसने फिल्मों के अलावा शायद पुलिस कहीं नहीं देखी होगी, और फिल्में भी तब गांव में टीवी एक आधा ही होता था, कैसे मन में आया कि पुलिस वाला बनना है। कोई दूर दूर तक रिश्तेदार भी नौकरी में नहीं था, बस कहीं ना कहीं क्लिक हुआ। कई केसेस हैं जो वर्कआउट हुए ही नहीं, जैसे मैंने बताया, एक नहीं ऐसे बहुत 20 केस होंगे, 50 केस होंगे जो वर्कआउट ही नहीं हुए। तो उनके कॉम्प्लिकेशंस पे अच्छा टाइम भी नहीं हुआ। शुरू की नौकरी में जब फील्ड में पोस्टिंग होती थी तो बड़ी जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हुए थे। जो पहला ज़िला है 2 महीने 7 दिन था, दूसरा ज़िला 100 दिन के था, तीसरे ज़िले में मैं 6 महीने था, फिर उन्नाव में 5 महीने, सीतापुर में 7 दिन, सुल्तानपुर 11 महीने, एक बार 10-12 दिन में 4 ट्रांसफ़र हुए थे। तो कोई केस आप डील करो, उसकी प्लानिंग करो, शुरू करो, उससे पहले ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। जैसे मुझे जो याद आते रहते हैं वो केसेस है जो इमोशनली हर्ट करते हैं। गाज़ियाबाद में एक 4 साल की बच्ची गायब हुई थी। उस बच्चे को मैं ढूँढ नहीं पाया अपनी सारी मेहनत लगा के। ये फैमिली आती थी, मिलती थी, लेकिन हम लोग ढूँढ नहीं पाए। अब उसका चेहरा याद आता रहता है, क्यों, मेरी भी बेटी है, मैं एक बेटी का बाप हूँ। अब हम लोग फेल हुए उसमें, मतलब मेरा फेल्योर था मेरी टीम का, हम लोग नहीं ढूँढ पाए। तो वो अभी भी याद आता रहता है कि मतलब कहाँ बच्ची गायब हो गई कि हम ढूँढ नहीं पाए। ऐसे ही एक 8 साल की बच्ची, उसकी डेड बॉडी मिली थी, पोस्टमार्टम में आया था कि रेप के बाद किसी ने मारा है। उसकी पहचान ही नहीं हुई कि वो थी कौन। तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। एक और केस था जिसमें एक आदमी अपने ही परिवार के 5 मेंबर को 22 साल के टाइम स्पान में प्लानिंग कर करके धीरे-धीरे मार रहा था प्रॉपर्टी के लिए। अपने भाई को, भाई के बच्चों को, मतलब हर 4-5 साल में एक मर्डर कर रहा है। वो खैर पकड़ा गया, लेकिन उसमें एविडेंसेस कुछ नहीं थे ऐसे जो उसको कन्विक्शन तक ले जाएँगे। तो वो एक डाउट है कि मैं जानता हूँ कि उसने 5 मर्डर किए हैं, वो 22 साल में लगा के किए हैं, लेकिन उसको फाइनल सज़ा कोर्ट से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसमें डाउट था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं। जागरूकता ना होना साइबर क्राइम का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद दूसरा जो कारण है वो है साइबर क्राइम को इनेबल करने वाले फैक्टर्स। साइबर क्राइम करने के लिए लोगों को, क्रिमिनल्स को जो चीज़ चाहिए उनमें से एक तो मोबाइल सिम या कोई भी चैनल जो कम्युनिकेशन का हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू हो या इंटरनेट कॉल के थ्रू हो। एक तो वो, दूसरा बैंक खाते, तीसरा
फर्जी कंपनी, ये मेन, और सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कनेक्शंस, जो हमारे इंटरनेट कनेक्शन होते हैं सब हर एक यूनिक होता है। ये जितने भी तरीके के मैंने फैक्टर्स बताए हैं, ये जब फेक अवेलेबल होंगे तो साइबर क्राइम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इनकी फेक होने की जो उपस्थिति है इनकी जो, वो काफ़ी रही है। जैसे पूरे इंडिया में अब तक सारी पुलिस ने और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मिलके 6 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल सिम ब्लॉक करवाए हैं, जो फेक थे, मतलब किसी और की आईडी पे चल रहे थे या फर्जी डॉक्यूमेंट पे जारी हुए थे। तो 6 करोड़ ऐसे ही फर्जी बैंक खाते तो किसी और के नाम से चला कोई और रहा है, या इंटरनेट का कनेक्शन है जो ट्रेसेबल नहीं है, या तो वीपीएन लगा है या फ़ॉरेन से हो रहा है। तो ये फैक्टर्स हैं, ये मेन कारण है। इसको पूरी तरह रोकने का तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना, कि बेसिक चीज़ें जो है आज अवेयरनेस में जो टेक्निकल चैनल्स हैं, उनके साथ एक इश्यू क्या है कि ज़्यादातर लोग उसको देख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अलूफ रहते हैं। अब साइबर क्रिमिनल को वही बंदे चाहिए, उनको दिन भर 20 लोगों पे ट्राई करना है, 1 या 2 लोग फँस गए, उनका काम हो गया। तो कभी-कभी साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम हम लोग करते हैं, लगता है कि अरे लाखों लोगों को बता दिया या करोड़ों लोगों तक बात पहुँच गई। जैसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट को लोगों को अवेयर किया। उसके बाद पूरे देश हर मोबाइल की कॉलर ट्यून डिजिटल अरेस्ट को अवेयर करने में चलती थी। किसी को भी आप फ़ोन करो, आपको डिजिटल अवेयरनेस का वो रहता था। पर उसके बावजूद भी केसेस हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इतने अलूफ रहते हैं कि वो इन सब चीज़ों को देखते ही नहीं। हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, जैसे और भी कई फ़िल्म स्टार हैं, ये भी ऐड करते हैं, दे आर एम्बेसडर फॉर साइबर अवेयरनेस कैंपेन। तो सिर्फ टेक्निकल या सोशल मीडिया या टीवी या चैनल्स, इनके थ्रू जो ऐड हो रही है, दे आर नॉट सफिशिएंट। घर-घर तक इसको पहुँचाने की ज़रूरत है, रोकने के लिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप राजस्थान की में मतलब बॉर्न हुए हैं, तो सर अभी जैसे जो साइबर क्राइम का जो रेट है, उसमें जो टॉप मतलब जो सिटी आती है वो राजस्थान की है और दूसरे नंबर पे मथुरा की। तो सर राजस्थान में मतलब अभी भी इतना चल रहा है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब मैं राजस्थान में मतलब पैदा हुआ हूँ, तो मैं वहाँ जाके जो साइबर क्राइम के जो मामले हो रहे हैं या से वहाँ से जो सब चीज़ें हो रही, तो वहाँ पे जाके मैं उस चीज़ को ख़त्म करूँ? नहीं, ऐसे इस लाइन पे नहीं सोच सकते। जो काडर अलॉट हुआ है, सर्विस वहाँ करनी है। राजस्थान में सिटी नहीं है, राजस्थान में एक इलाका है, जो मेवात इलाका है, उसमें वो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है। राजस्थान के 2 ज़िले हैं, अलवर और भरतपुर, उसकी कुछ तहसीलें उसमें आती है। हरियाणा का नूंह ज़िला आता है और कुछ गाँव मथुरा के आते हैं। तो ये मेवात बेल्ट बोलते हैं उसको। मेनली सबसे ज़्यादा जो कॉल जनरेट हो रही है साइबर क्रिमिनल्स की, वो उस बेल्ट से हो रही है। तो वो एक रीज़न है। तो राजस्थान पुलिस इसमें काम कर रही है। काफ़ी बड़े-बड़े अभियान पीछे चला के उन्होंने काफ़ी क्रिमिनल्स को पकड़ा था। इवन हरियाणा पुलिस ने भी नूंह ज़िले में ऑपरेशंस करके काफ़ी क्रिमिनल्स पकड़े थे। इधर से यूपी पुलिस का भी अभियान चलता रहता है। बट अभी स्केल इतना ज़्यादा है कि उसको कवर करने में टाइम लगेगा। इसलिए जो कार्रवाई है बहुत प्रभावी अभी तक दिख नहीं पा रही है। नमस्कार सर, मेरा नाम इशिका उपाध्याय है। मेरा आपसे ये सवाल है कि प्रशिक्षण के बाद में ज़मीनी स्तर पर वास्तविक पुलिसिंग करते वक़्त सबसे पहली बार आपको सबसे बड़ा झटका या यूँ कहें रियलिटी शॉक क्या लगा? ट्रेनिंग का मकसद जो होता है वो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार करना होता है। ट्रेनिंग का मकसद किसी भी ऑफिसर को ग्राउंड रियलिटी के साथ-साथ वो सपना दिखाना होता है कि हमारा सिस्टम कहाँ 100% पे आइडियल हो सकता है। जब तो हम ट्रेनिंग में होते हैं तो 100% आइडियलिज़्म को सीखते हैं कि दिस इज़ आइडियल, ये सिस्टम आइडियल हो सकता है। तो फील्ड में आते हैं तो सिस्टम आइडियलिज़्म से काफ़ी नीचे दिखता है। आइडियलिज़्म, क्योंकि सिस्टम एक प्रोसेस होता है। कोई सिस्टम बनते ही 100% पे पहुँच गया नहीं होता है। तो कुछ-कुछ मामलों में सिस्टम 20-30% पे, कहीं 50-60 पे, कहीं पे 80% पे ऐसे काम करता है। तो वो शौक एक लगता है कि जो हमने ट्रेनिंग में देखा वो कंप्लीट आइडियल चीज़ें थी, लेकिन कंप्लीट आइडियलिज़्म तक पहुँचने में हमें टाइम लगेगा। हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो ये अंडर ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। जब हम आइडियल ट्रेनिंग अकेडमी में लेने के बाद में 6 महीने के लिए फील्ड में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ही समझ में आ जाता है कि जो ट्रेनिंग अकेडमी में हो रही है आइडियलिज़्म की,
और जो प्रैक्टिकली फील्ड में जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें जो गैप है, और फिर उनको कैसे डील करना है, ये फिर फेज़ 2 की हमारी ट्रेनिंग होती है, जिसमें उससे डील किया जाता है फाइनली, कि कैसे आप जो गैप दिख रहे हैं उनको कैसे आप फुलफिल करेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम आकृति पांडे है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके विचार में रियल पुलिसिंग क्या है? रियल पुलिसिंग, ये तो बहुत दार्शनिक टाइप का सवाल हो गया। पुलिसिंग जनरली पुलिसिंग का ओरिजिन जो हुआ है वो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के साथ हुआ है। तो पुलिस जिस तरीके से डेवलप हुई है, तो ऐसे लगा कि वो पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। लेकिन उस मानसिकता से अब हम निकल चुके हैं। आज़ादी के बाद थर्ड जनरेशन चल रही है पुलिस ऑफिसर्स की। अब पुलिस अथॉरिटी के बजाय पुलिस सर्विस के रूप में डेवलप हो रही है। लोग भी जागरूक हो रहे हैं। अब पहले लोग पुलिस को जितना कांटेक्ट करने में डरते थे, आज से 30 साल पहले पिछले जनरेशन में, अब उससे बहुत फ़र्क है। अब कंफर्टेबली अप्रोच कर सकते हैं। रियल पुलिसिंग का मतलब अगर मैं बताऊं उसको दार्शनिक सेंस में, तो पुलिस अपनी ड्यूटी करे, जो रूल बाउंड ड्यूटी है उसको ईमानदारी से करे, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है एम्पैथी, कंपैशन। जहाँ पे जिसके साथ पुलिस को डील करना है उसकी पीड़ा को समझ सके, उसके जगह अपने आप को इमेजिन करके उसकी पीड़ा को पुलिस से समझ के, और उस सहानुभूति और उस एम्पैथी और उस करुणा के साथ अगर अपना काम ईमानदारी से पुलिस कर सके, वही रियल पुलिस है। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज अमन चौहान। सर, आजकल जो एआई और डीप फेक का यूज करके लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, सर इन नए तरीके के क्राइम से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगेन कि अवेयरनेस पब्लिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। जितना पब्लिक अवेयर होगी उतना इनसे बच सकते हैं। सिंपल तरीका इसका यही है कि सोशल मीडिया पे जितनी भी सामग्री आ रही है, आपको 1 सेकंड रुक के विश्वास करने से पहले उस पर डाउट करना है कि वो रियल है या नहीं है। जब तक आप जो भी परोसा जा रहा है उस पर बिलीव करते रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं शिकार हो जाएंगे। तो रुकना है, सोचना है, तब आगे बढ़ना है, और इस चीज़ को देखना है कि एआई या डीप फेक से कोई आर्टिफिशियल चीज़ हो सकती है क्रिएट की हुई, जो आपके साथ फ्रॉड करने के लिए की गई हो। और सिस्टम लेवल पे ये एक रेस है। क्रिमिनल हैं वो टेक्नोलॉजी में एडवांस होके वो अपना काम करेंगे लोगों के साथ फ्रॉड करने में। एनफोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस है, ये है, इनको भी अपने संसाधन, टेक्निक और अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट करते हुए उन क्रिमिनल के साथ उनको कम्पीट करके उनको जीत। तो ये एक रेस चलती है जो जिसमें एनफोर्समेंट एजेंसी को जीतना ही पड़ेगा और पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा। कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप एक साधारण परिवार से हैं और वहाँ पे बच्चों को पता नहीं होता कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जो बच्चे आना चाहते हैं वो कब से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? जैसे मेरी स्टार्टिंग तो बीए फाइनल ईयर में हुई थी, तब जाके मुझे यूपीएससी के बारे में पता लगा कि यूपीएससी कोई संस्था है। जब तक मैंने बीए फाइनल में मैं नहीं था, मुझे संस्था के बारे में ही नहीं पता था। उसके बाद मुझे 4 चांस लगे। आज की तारीख में नॉलेज या अवेयरनेस है वो उसकी कमी नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया है, बच्चों को 9th 10th 11th में ही पता चल जाता है कि यूपीएससी क्या है या सर्विसेज क्या है। लेकिन उतना जल्दी शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। अपने डिग्री लाने तक जो उनका सिलेबस है उसी को सिंसियरली करते रहे तो अपने आप डेवलप उनका बेस बनने लगता है। उसके साथ साथ पैरेलली वो ये कर सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस, न्यूज़ या न्यूज़पेपर्स या उससे रिलेटेड मैगजीन्स हैं, उनको अगर साथ साथ वो पढ़ते रहेंगे तो उनका एक जनरल अवेयरनेस का भी बेस अपने एकेडमिक्स के साथ साथ बनता जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरा नाम नियति अग्रवाल है। सर, दिसंबर 2025 में एक इंसिडेंट हुआ था मेरी फैमिली मेम्बर के साथ। हुआ ये था कि कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन हो गया था, किसी ने कॉल करी और उन्होंने कुछ बोला कि ऐसा-ऐसा है, तो उन्होंने डिमांड करी तो गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। पता चला कि वो फ्रॉड था। फिर उसके बाद वो नंबर भी ब्लॉक हो गया, फिर वो व्हाट्सएप पे भी वो कम्युनिकेशन होना बंद हो गया। तो तुरंत सर जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ है उसके मतलब कुछ ही मिनट्स के अंदर ही तुरंत रिपोर्ट किया गया, मतलब जो पोर्टल है उसका, और सारा प्रोसीजर फ़ॉलो किया गया जो होता है। बट सर यही फ़ील हुआ
काफ़ी दौड़ भाग हुई। यही फ़ील हुआ कि बहुत ही लाइटली ले रहे हैं जो साइबर क्राइम को। पहले इस इंसिडेंट को हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उनके लिए लगा कि जैसे कोई बात ही नहीं है। बहुत ही लाइटली लिया। लगा कि वो कोई एक्शन बस फ़ॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेना नहीं चाहते हैं। मतलब ऐसा हमारी फैमिली मेंबर्स ने फ़ील किया और ऐसा कुछ लोग कहते भी थे जितने भी जान-पहचान के लोग हैं कि जितना भी कर लो कुछ होने नहीं वाला है। मतलब सबका ये कहना रहता है कि पैसे वापस नहीं आएँगे, 100% गारंटी है, कुछ होगा नहीं। लेकिन हमें कुछ उम्मीद थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ हम लोगों ने टाइमली सब काम किया है, होगा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं। ये आपका इंसिडेंट है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जिस टीम ने एम्पैथी के साथ में आपकी पीड़ा को समझते हुए नहीं काम किया, तो वो आपका विश्वास टूटा और ज़ाहिर-सी बात है किसी का भी टूटेगा। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। अब आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊँ तो टोटल जितना भी फ्रॉड हो रहा है, उसका लगभग 25% पैसा पुलिस बचा पा रही है। तो अभी यूपी में भी अगर आप देखें, तो बैंक में 600 करोड़ से ऊपर रुपया है जो साइबर फ्रॉडस्टर के पास जाने से पुलिस ने बचाया है, जो बैंक में है और विक्टिम को वापस हो रहा है। लेकिन ये 22% से 25% के बीच में है। अभी हम लोग इतना सफल हुए हैं। 2024 तक 11-12% पे थे, 2025 में 17-18% पे आ गए। अब ये परसेंट बढ़ रहा है। तो इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं और इतना पैसा ऑलरेडी बचाया जा चुका है। अगर पूरे देश भर की पुलिस में देखें तो 3000 करोड़ के ऊपर पैसा बचा लिया है, जो फ्रॉड होने के बाद क्रिमिनल के पास जाने से पुलिस ने बचाया है। तो अभी जो पुलिस ट्रस्ट की बात हो रही थी वो यही थी कि पुलिस को अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ साथ एम्पैथी के साथ करनी पड़ेगी। विक्टिम जो आता है वो डिस्ट्रेस में आता है, विक्टिम इंडिविजुअल केस के साथ आता है। पुलिस के सामने वैसे 1000 केस आ गए, तो वो उसको जब काउंट के रूप में देखता है कि अच्छा एक और केस आ गया, तो वो उसमें वो इमोशन या वो पीड़ा नहीं समझ पाता है। ये जब तक वो नहीं समझेगा, जब तक पब्लिक को पुलिस टीम पे विश्वास करने में दिक्कत आएगी। तो आप सही हैं अपनी जगह पे, उस टीम को एम्पैथी के साथ काम करना चाहिए था जिससे आपने डील किया। लेकिन अभी चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ रही है। आज की तारीख में हम इस लेवल पे है कि काफ़ी लोगों का पैसा बचा के उनको वापस। सर क्या ऐसा भी होता है, मैंने ऐसा सुना है कि पैसा पुलिस बचा तो लेती है बट विक्टिम को मिल नहीं पाता? उसके लिए कुछ लीगल प्रोसेस में दिक्कत थी। पैसा जमा हो गया, बिना कोर्ट ऑर्डर के वो पैसा वापस नहीं हो रहा था। कोर्ट ऑर्डर जब तक नहीं हो पा रहे थे, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। आईटी एक्ट में एक रूल होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो आईटी एक्ट की है साइबर की, वो सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक ही कर पाएगा। अब जब टोटल कंप्लेन आप देखेंगे कि जो लाखों में है, तो लाखों एफआईआर और लाखों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जितने इंस्पेक्टर चाहिए वो किसी भी स्टेट में नहीं है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जल्दी ही कानून में सुधार होगा। वो प्रक्रिया चल रही है कई साल से, ताकि इन्वेस्टिगेशन का लेवल सब इंस्पेक्टर के पास आए, फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन पैरेलली गृह मंत्रालय ने I4C हमारा मेन नोडल एजेंसी है साइबर की, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो MHA के अंडर काम करती है। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बना के MHA से अप्रूव करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वेरीफाई किया। तो अब 50,000 रुपये तक का जो फ्रॉड होता है उसमें एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, उसमें पुलिस रिपोर्ट पर बैंक उसको वापस करेंगे। उसका पायलट प्रोजेक्ट अभी उसको ट्राई करके ख़त्म हुआ है इसी महीने, अब उसको पूरे देश में लागू करने का चल रहा है। 50,000 से ऊपर के फ्रॉड में एफआईआर कंपलसरी होगी, वो भी पुलिस रिपोर्ट पे पैसा हो जाएगा। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक लीगल और टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो पुलिस के हाथ से बाहर थी, उसमें पुलिस चाहकर भी नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से वो पैसा लोगों को नहीं मिल रहा था। एक बार पैसा सेव हो गया तो कम से कम तरीका है कि हम कभी ना कभी उसको दे पाएंगे। अंत में मैं जोश टॉक्स को, आपकी टीम को, आपके मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस और साइबर क्राइम के बारे में लोगों को थोड़ा अवेयर कर पाऊँ, शेयर कर पाऊँ।